हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकेडमिका डीएनए। और आज की इस वीडियो में हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर का न्यूज़ एनालिसिस करने वाले हैं 5 अक्टूबर 2020 को लेकर। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं तीन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कंटेंट जो 5 अक्टूबर 2020 के न्यूज़पेपर में दिए गए थे। द फर्स्ट वन इज़ डेयरिंग सिटीज़ कॉन्फ्रेंस 2020, जिसमें केजरीवाल जो है एक पार्टिसिपेटी बनने वाले हैं, जो पेज नंबर 3 पे दी हुई है। देन इज़ मिक्स सिग्नल्स करके हमें एक एडिटोरियल दिया हुआ है जो जीएसटी कलेक्शन को लेकर है। दिस इज़ फ्रॉम पेज नंबर 6। देन ए कमीशन मिसगाइडेड करके हमें एक आर्टिकल दिया हुआ है एनसीपीसीआर को लेकर, जो पेज नंबर 7 पे दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेयरिंग सिटीज़ 2020 कॉन्फ्रेंस को लेकर, जो 7 अक्टूबर को होने वाली है 2020, एंड जिसमें वर्ल्ड के 5 लीडर्स जो हैं पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिनमें से एक चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैं, दिल्ली चीफ मिनिस्टर। और ये जो है कॉन्फ्रेंस में ये लोग बात करने वाले हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर, और ये लीडर्स जो हैं अपना कंसर्न दिखाने वाले हैं टैकलिंग क्लाइमेट इमरजेंसी, कैसे क्लाइमेट इमरजेंसी को टैकल किया जाए इन व्यू ऑफ दिस कोविड-19 पैंडेमिक, राइट। तो ये जो ICLEI और फेडरल सिटी ऑफ बॉन है, बाय द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी, ये लोग ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं डेयरिंग सिटीज़ कॉन्फ्रेंस 2020। और during the 10 years of Congress, thousands and experts from 80 countries actively participated in the collaborated on hundreds of capacity building sessions. कांग्रेस के 10 साल के करियर में ऐसे बहुत सारे सेशंस अटेंड किए गए हैं, जिसमें 80 कंट्रीज़ से बहुत सारे जो लीडर्स हैं उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। और इस बार जो है दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल पार्टिसिपेट करने वाले हैं इस क्लाइमेट टैकलिंग इमरजेंसी को लेकर डेयरिंग सिटी कॉन्फ्रेंस 2020 में। तो अगर हम बात करें बीइंग होम टू द 15 आउट ऑफ 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड, तो इंडिया इज़ द होम टू 15 आउट ऑफ 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड। मतलब दुनिया की सबसे 20 पोल्यूटेड सिटीज़ में से 15 सिटीज़ जो हैं इंडिया में लोकेटेड हैं, जिनमें द चेंज ऑफ पोल्यूशन, पर्टिकुलरली एयर पोल्यूशन, डिमांड्स इमीडिएट अटेंशन इन द कंट्री। तो दिल्ली में एयर पोल्यूशन को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है, और भी मतलब ऑल ओवर इंडिया जो है एनवायरनमेंट को लेकर और पोल्यूशन को लेकर हमें बहुत ज़्यादा कंसर्न शो करने की ज़रूरत है। सो सम लार्ज एंड वेल्दी सिटीज़ मे हैव वेल मैनेज्ड रिसोर्सेज सिस्टम, बट दे ऑल्सो हैव लार्जर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स. Climate change impacts increase the vulnerability of cities and put further stress on adaptive capacities of the poor living in them. तो जितना भी क्लाइमेट का ये मतलब इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल कर देता है सिटीज़ को, हावेवर कितनी वेल डेवलप्ड या वेल मैनेज्ड रिसोर्स सिस्टम हो उन सिटीज़ में, और जो उन सिटीज़ में रहने वाले पुअर हैं सबसे ज़्यादा उनको इफ़ेक्ट करता है। सो टू रिड्यूस द कंजेशन एंड इंटरलिंक्ड प्रॉब्लम दैट कम विद इट, इंटीग्रेटेड एंड spatially distributed urbanization with an emphasis on small and medium cities and towns, along with promotion of linkages with rural areas, are some of the ways that can be envisioned. तो ये कुछ वेज आउट बता रहे हैं हमें कि इन कंजेशंस को रिड्यूस करने का, जो अर्बन एरियाज़ में हाईली पॉपुलस एरियाज़ हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कंजेशन है, उनको जो है उनका कंजेशन जो है वो रिलीज़ या रिड्यूस करने के लिए हमें क्या स्टेप्स उठाने चाहिए। देन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स की बात करते हैं। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज़ द ओनली मेट्रिक that measures how much nature we have or how much nature we use. तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एक ऐसा मेजरमेंट है जो हमें बताता है कि हमने नेचुरल रिसोर्सेज को किस हद तक यूज़ कर लिया है। तो इसमें देखें, द फुटप्रिंट हेल्प्स कंट्रीज इम्प्रूव सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग। तो सस्टेनेबिलिटी का आपको कंसेप्ट पता होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करते हैं कि हम
अभी अपने प्रेजेंट यूज़ के लिए और फ्यूचर में आने वाली जनरेशन्स के या फ्यूचर यूज़ के लिए जो है हम उसको सेव करते हैं। तो सस्टेनेबली आप किसी चीज़ को यूज़ करते हैं। तो जब इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स का मेजर हमें पता चलता है, जब हमें पता चलता है कि हाउ मच ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज वी हैव यूज, तो हमें सस्टेनेबिलिटी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प हो जाती है। हमें एक आइडिया लग जाता है कि हमें किस हिसाब से जो है एक्सट्रैक्ट करना चाहिए फर्दर नेचुरल रिसोर्सेज को, ताकि हम उसको मैक्सिमम टाइम के लिए यूज़ कर सकें। देन लोकल लीडर्स को जो है ये हेल्प करता है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट हेल्प करता है टू ऑप्टिमाइज पब्लिक प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, कि किन पब्लिक प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट्स में या किन पब्लिक प्रोजेक्ट्स में उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड इंडिविजुअल्स को हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड देयर इम्पैक्ट ऑन द प्लैनेट, कि वो लोग अपना रोल कैसे प्ले करते हैं ऑन दिस प्लैनेट। सो दिस इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ये मेजर करता है डिमांड ऑन एंड सप्लाई ऑफ नेचर, की कितनी डिमांड है हमारी और नेचर की सप्लाई कितनी है, मतलब नेचर हमें कितना प्रोवाइड कर सकता है। सो एक पॉपुलेशन को किस हद तक ज़रूरत है, किस हद तक उसकी डिमांड है और नेचर किस हद तक की सप्लाई कर सकता है, इस रिगार्डिंग जो है हमारे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स जो हैं हमें डेटा देते हैं। सो ऑन द डिमांड साइड अगर हम देखें, डिमांड साइड में इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मेजर करता है इकोलॉजिकल एसेट्स दैट ए गिवन पॉपुलेशन रिक्वायर्स टू प्रोड्यूस। तो ये हमें यहाँ पे एक आइडिया देता है कि एक पॉपुलेशन को, एक गिवन पॉपुलेशन को कितना एक मतलब अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए कंज्यूम करने के लिए, चाहे वो प्लांट बेस्ड हो या फूड हो या फाइबर प्रोडक्ट्स हो या लाइव स्टॉक हो या फिश प्रोडक्ट्स हो। इन सभी में से कितना लिमिट में उसको चाहिए या कितना लेवल में उसको चाहिए, एंड टू एब्जॉर्ब इट्स वेस्ट स्पेशली कार्बन एमिशंस, और कितना नेचर जो है इसका वेस्ट एब्जॉर्ब करेगा मोस्ट स्पेसिफिकली कार्बन एमिशंस को लेकर है। बिकॉज आपको ये चीज़ पता होगी कि कार्बन्स को जो है, कार्बन्स का एक फॉर्म जो है जिसको हम CFCs बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये एक बहुत एक्टिव इंग्रेडिएंट रहता है ओजोन लेयर की डिप्लीशन में, मतलब ओजोन लेयर को ख़राब करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इसीलिए यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कार्बन को लेकर। सेकेंडली हम लोग बात करेंगे मिक्स सिग्नल्स को लेकर, जो पेज नंबर 6 पे न्यूज़ दी गई है हमारी, और इसका जो सब हीम है वो टैक्सेशन को लेकर। नाउ द ग्रॉस टैक्स कलेक्शंस फ्रॉम GST इंक्रीज टू 6-month हाई ऑफ ₹95,000 करोड़ इन द मंथ ऑफ सितंबर 2020। तो सितंबर के मंथ में जो हमारा GST कलेक्शन है दैट हैज़ बीन 95,000 करोड़। तो 95,000 करोड़ रुपीज़ का जो हमारा टैक्स कलेक्शन रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द करंट फाइनेंशियल ईयर द GST रिसिप्ट्स वर हायर एज कम्पेयर टू करस्पॉन्डिंग मंथ ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो ये पहली बार अगर हम 2020 को और 2019 को कंपेयर करें, तो सितंबर का मंथ इकलौता ऐसा मंथ है जिसमें प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में हमने इस साल के सितंबर मंथ में जो है इतनी हाई GST टैक्सेशंस जो हैं इनकर की हैं। So this increase in GST tax collection is considered to be significant because it highlights that the Indian economy is slowly limping back to the normalcy after lockdown। तो ये 95,000 करोड़ टैक्सेशन का एक मतलब ऐसा कंसिडरेशन है ये कि हमें पता चल रहा है कि इंडियन इकोनॉमी जो है इस पैंडमिक के चलते, लॉकडाउन के चलते, अब सितंबर के बाद से धीरे धीरे नॉर्मलसी की ओर आने लगी है। सो इकोनॉमिक स्लो डाउन जो हुआ था उसमें एक रिलीफ है। यहाँ पे दिया गया ग्राफ हमें बता रहा है कि GST जब 2017 जुलाई 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ था, तब से लेकर अभी तक कॉरस्पॉन्डिंग मंथ्स में हम लोगों ने कितना टैक्स कलेक्शन किया है पर मंथ इन टर्म्स ऑफ करोड़ रुपीज़। तो अगर हम देखें कि 1 लाख या 80,000 करोड़ या 1,20,000 करोड़ रुपीज़ जो हैं हमारी टैक्स कलेक्शन रही हैं अलग अलग टाइम पे, जो हमें जुलाई 2017 से लेकर मार्च 2020 तक का शो कर रहा है।
लास्टली हम बात करेंगे एक आर्टिकल की जिसका नाम है कमीशन मिसगाइडेड, और ये आर्टिकल जो है एनसीपीसीआर को लेकर है, पेज नंबर 7 पे था ये। तो विमेन एंड चाइल्ड इश्यूज़ को लेकर ये आर्टिकल बनता है, या सोशल जस्टिस को लेकर ये आर्टिकल बनता है। तो इसमें हम देखेंगे एनसीपीसीआर इज़ द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक ऐसी एपेक्स बॉडी है जो अपहोल्ड करती है और मॉनिटर करती है चाइल्ड राइट्स को, जो चाइल्ड राइट्स को अपहोल्ड और मॉनिटर करती है। हाउएवर दिस आर्टिकल हाईलाइट्स रीसेंट एक्शंस of NCPCR which suggests a grave departure from its primary duty। तो इस आर्टिकल में हम लोग बात कर रहे हैं एक NCPR के एक मतलब कुछ ऐसे एक्शंस की जो इनकी एक्चुअली प्राइमरी ड्यूटी जो है, एक्चुअल ड्यूटी जो है, उससे बिल्कुल हटके है। दिस टू एंश्योर द वेल बींग ऑफ ऑल चिल्ड्रन, स्पेशली चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। और ये आर्टिकल जो है फॉर द वेल बींग ऑफ चिल्ड्रन है, स्पेशली दोज चिल्ड्रन हु आर इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। तो अगर हम NCPCR की बात करें तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स, वो इसको सेटअप किया गया था मार्च 2007 में अंडर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस राइट्स एक्ट 2005। तो चिल्ड्रंस प्रोटेक्शन कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस या चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के अंडर जो है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एस्टैब्लिश किया गया था। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005, जिसको कंट्रोल करती है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सो दिस कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स CPCR जो है ऑफ 2005, ये एक नेशनल और स्टेट दोनों लेवल का कमीशन मतलब हमारे सामने क्रिएट करती है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो NCPCR इज नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड SCPCR वुड बी स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो नेशनल कमीशंस मैंडेट इज टू एंश्योर दैट ऑल लॉज, policies, programs and administrative mechanisms are in consonance with the child rights perspective। तो जितने भी लॉज बन रहे हैं, पॉलिसीज़ बन रही हैं या प्रोग्राम्स चल रहे हैं, वो सारे जो हैं इन कंसोनेंस विद चाइल्ड राइट पर्सपेक्टिव होने चाहिए, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो द UN कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड, द चाइल्ड इज़ डिफाइंड एज अ पर्सन फ्रॉम 0 to 18 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप। तो अडल्ट हम बोलते हैं 18 ईयर्स के बंदे को। तो यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन या UN कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली एक चाइल्ड वो पर्सन होगा जो 18 साल से कम एज का होगा या फिर 0 to 18 ईयर्स ऑफ एज का होगा। देन हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ नेशनल कमीशन की। तो इसका पहला फंक्शन है टू एग्जामिन एंड रिव्यू the safeguards provided by or under any law for the protection of child rights and recommend measures for their effective implementation। तो कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी सेफ गार्ड प्रोवाइड किया गया है किसी लॉ के अंडर, या कोई भी मतलब ऐसा कोई पोर्शन है लॉ का जो डील करता है चाइल्ड राइट्स को लेकर, तो नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट्स का जो काम है उस लॉ को एग्जामिन करना है, उसको रिव्यू करना है और साथ ही में रिकमेंड करना है कि उसकी इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, उसको कैसे इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाए सोसाइटी में। Further, present to the central government annually and at such other intervals as the commission may deem fit reports upon the working of the safeguards। तो जैसे ही इस कमीशन को सही लगता है, चाहे एनुअली या फिर साल में 2 बार हो या 3 बार हो, जैसे इनको सही लगता है, ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को रिगार्डिंग दीज सेफगार्ड्स, और ये इंक्वायर करते हैं इनटू वायलेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स। अगर कहीं पे चाइल्ड राइट्स वायलेट होते हैं सच जैसे चाइल्ड लेबर के केसेस हो गए या टेररिज्म के केसेस हो गए, तो ये सारे फैक्टर्स को इनहिबिट करता है जो फॉर एन्जॉयमेंट ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय टेररिज्म, communal violence, riots, natural disaster, domestic violence, HIV, AIDS, trafficking, maltreatment, torture, exploitation, pornography, prostitution। तो जितने भी ऐसे ऑफेंसेस हैं जो अगेंस्ट
चिल्ड्रन होते हैं, या जितने भी ऐसी एडवर्सिटीज़ हैं जो फेस कर सकते हैं चिल्ड्रन, ऐसे चिल्ड्रन को जो है या ऐसे बच्चों को जो है उन फैक्टर्स को एग्जामिन करके उनको इन मतलब प्रॉब्लम्स से जो है ओवरकम करने में हेल्प करती है। देन ये लुक इनटू करती है इन मैटर्स रिलेटिंग टू चिल्ड्रन इन नीड ऑफ स्पेशल केयर एंड प्रोटेक्शन। तो ये उन मैटर्स में जो है ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं जो चिल्ड्रन को लेकर है, जिन बच्चों को स्पेशल केयर या प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, हु हैव बीन डिस्ट्रेस्ड और मार्जिनलाइज्ड, या फिर चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, जिनको हम जुवेनाइल्स बोलते हैं, जो अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज होते हैं लेकिन फॉर एग्जांपल किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो गए होते हैं, तो उनकी रिहैबिलिटेशन को लेकर काम किया जाता है। और इन विदाउट फैमिली एंड चिल्ड्रन ऑफ पर्सनस एंड रिकमेंडेड अप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर्स, तो जो बच्चे विदाउट फैमिलीज़ हैं, जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो उनके कंसर्न में काम करता है। इसके फर्दर ऑब्जेक्टिव्स हैं स्प्रेड चाइल्ड राइट्स लिटरेसी। तो चाइल्ड राइट्स लिटरेसी, चिल्ड्रन के क्या राइट्स हैं उसको लेकर जो है नॉलेज प्रमोट करने का सोसाइटी में इनका एक गोल है। देन इंस्पेक्ट एनी जुवेनाइल कस्टोडियल होम और एनी अदर प्लेस ऑफ रेजिडेंस और इंस्टीट्यूशन मेंट फॉर चिल्ड्रन अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटी। तो ये जुवेनाइल कस्टोडियन होम्स को मैंने आपको अभी बताया, 18 साल से कम उम्र के बच्चे अगर किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उनको रिहैबिलिटेशन के लिए जुवेनाइल कस्टोडियल होम्स भेजा जाता है। तो जितने भी जुवेनाइल कस्टोडियन होम्स हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हैं, या किसी दूसरी लोकल अथॉरिटी के अंडर हैं, जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह होते हैं उनके अंडर है, तो इसका काम उनको इंस्पेक्ट करना है और देखना है कि वहाँ पे जो बच्चों की प्रोटेक्शन या सेफ गार्ड को लेकर एक्शंस लिए जा रहे हैं या उनका ट्रीटमेंट जो हो रहा है, क्या वो प्रॉपर वे में, प्रॉपर मैनर में हो रहा है। फर्दर इंक्वायर करता है कंप्लेंट्स को लेकर। ये नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट्स जो है, ये कंप्लेंट्स जो है उनको देखता है जो इन मैटर्स रिलेटिंग टू डिप्रावेशन एंड वायलेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स। अगर कहीं पे चाइल्ड राइट्स की वायलेशन या डिप्रावेशन हो रही है, या फिर नॉन इम्प्लीमेंटेशन, अगर चाइल्ड राइट्स लॉज जो हैं इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं, या फिर नॉन कंप्लायंस ऑफ पॉलिसी डिसीजंस, अगर पॉलिसी डिसीजंस लिए गए हैं और उनको कंप्लायंस नहीं किया जा रहा है, उन पे वर्क मतलब उन पे काम नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे इन चीज़ों को इंक्वायर करते हैं। या फिर इश्यूज़ मतलब अराइज करते हैं जो चिल्ड्रन को लेकर, जो चिल्ड्रन को लेकर अप्रोप्रिएट मतलब मैटर्स पे हैं डिफरेंट अथॉरिटीज़ के सामने, या फिर ये लोग जो है हम कहें तो काम करते हैं फॉर प्रमोशन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड सिक्योरिंग सेफ गार्डिंग प्रमोशन, सेफ गार्डिंग ऑफ चाइल्ड राइट्स, प्रमोशन ऑफ चाइल्ड राइट्स को लेकर ये जो है कमीशन काम करता है। तो इसमें हमने अभी पढ़ा था ये नेशनल और स्टेट लेवल, दोनों लेवल्स पे ये कमीशंस होती हैं। अब बात करेंगे पावर्स ऑफ द कमीशन की। इस कमीशन की पावर्स होती हैं कि इंक्वायर कर सकती है इन एनी मैटर ऑफ चिल्ड्रन, किसी भी चिल्ड्रन के किसी भी मैटर को लेकर, और इसके पास सारी पावर्स होती हैं एक सिविल कोर्ट की। सिविल कोर्ट की पावर्स में हम बात करते हैं समन करने की, किसी को बुलाने की, या किसी को मतलब हम बोलते हैं अटेंडेंस सीक करने की, किसी को अपने सामने पेशी जिसको हम सिंपल वर्ड में बोलते हैं, या फिर किसी पर्सन को एग्जामिन करने की ऑन ओथ, किसी पर्सन को विटनेस करने की बट ऑन ओथ। और फर्दर डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, उस पर्सन को किसी भी डॉक्यूमेंट की प्रोडक्शन या डिस्कवरी के लिए कहा जा सकता है कि हमें ये डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, आप हमारे सामने लाइए। या फिर थर्डली रिसीव कर सकता है एविडेंस ऑन एफिडेविट्स। तो जितनी भी एक सिविल कोर्ट के पास पावर होती है वो सारी पावर्स जो हैं इस कमीशन को दी गई हैं। फर्दर इसमें हम बात करेंगे कि NCPCR जो है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इन्होंने डायरेक्ट किया है DMs को, DMs मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को, कि जितने भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं उनको, जितने या मान लीजिए जुवेनाइल होम्स हैं या कोई और इंस्टीट्यूशंस हैं जो प्रोटेक्शन एंड वेलबींग फॉर ऑफ चिल्ड्रन को लेकर हैं,
तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को चाहिए कि इन सभी इंस्टीट्यूशंस हैं या जितने भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं ऑब्वियसली, उनको रिहैबिलिटेट किया जाए, उनको क्या बोलते हैं उसको, एक स्पेसिफाइड पीरियड में जो है उनको डी इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए, उनको मतलब खाली किया जाए. सो दिस विल सेंड बैक चिल्ड्रन टू द प्लेसेस वेयर दे वर एब्यूज. तो ऐसे बच्चे जो अगर कहीं से एब्यूज़ हुए हैं या उनसे कोई मतलब ऑफेंस हुआ है या उनके अगेंस्ट कोई ऑफेंस हुआ है, अगर डी इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया जाए इन इंस्टीट्यूशंस को, तो बच्चे जो हैं वापस उन्हीं जगहों पे पहुंच जाएंगे जहां से वो आए थे. तो इसमें जो है एक ग्रेव रिस्क ऑफ एब्यूज़ है और एक्सप्लॉयटेशन का एक बहुत बड़ा रिस्क है, राइट. Further, adoption and foster care not supported by present system. अभी NCPR exhibits sheer inadequacy. अभी हमारे पास इतना डेवलप्ड सिस्टम नहीं है एडॉप्शन और फॉस्टर केयर्स को लेकर जहाँ पे इन बच्चों का ध्यान रखा जा सके. फर्दर, रेड्स पे NCPR ऑन फॉरेन फंडिंग NGOs टू स्टिफल डिसेंट. तो रेड्स कंडक्ट की जाती है NCPR के थ्रू डिफरेंट फॉरेन NGOs पे जिनमें फॉरेन फंडिंग होती है, कि उनमें जो ये फॉरेन फंड्स होते हैं वो कहीं मिसयूज़ तो नहीं हो रहे हैं किसी मैनर में. नाउ लास्टली हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है छोटा सा, व्हाट कुड हैव NCPR डन टू रिहैबिलिटेट चिल्ड्रन एमिड पैंडेमिक. तो इस क्वेश्चन को जो है आप लोग बहुत एनालिटिकली या कंसेप्चुअली एनालाइज कर सकते हैं और इसमें डिफरेंट अपने व्यूज़ बता सकते हैं. द पैंडेमिक हैज़ एक्सैबरेटेड एग्जिस्टिंग इशूज ऑफ चाइल्ड माल न्यूट्रिशन, child labor, child abuse, child marriage, and mental illness. In such situations, NCPCR should have shown concern for the gross violation of child rights during the lockdown and in its aftermath. The NCPR could have been used its authority and power to issue recommendations to relieve these grave conditions by retreating the need of strengthening all child related institutions, चाहे गवर्नमेंटल हो नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस हो, उन सभी को जो है स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, रिट्रीट करने की ज़रूरत है. इस कोविड-19 पैंडेमिक लॉकडाउन के चलते हुए जिन बच्चों को माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, या चाइल्ड एब्यूज़ या चाइल्ड मैरिज जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, तो उनसे लेकर जो है हमें ज़रूरत है इन सभी इंस्टीट्यूशंस को रिट्रीट और स्ट्रेंथन करने की, चाहे गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हो या NGOs हो, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हो. तो इन सभी को रिक्रिएट करने की या रिट्रीट स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है थ्रू एडिकेट फंड्स, और ये सिर्फ एडिकेट फंड से हो पाएगा. तो उसके लिए जो है NCPCR जो है रेड्स कंडक्ट कर रही है ताकि जो फंड्स आ रहे हैं, मोस्टली फॉरेन फंड्स जो आ रहे हैं इन चिल्ड्रन की वेलबींग के लिए, उनको मिसयूज़ ना किया जाए. तो ये कुछ न्यूज़ कंटेंट था जो हमारे 5 अक्टूबर 2020 के न्यूज़पेपर द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस थी. होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा 6 अक्टूबर 2020 का DNA रहेगा. तब तक के लिए खुदा हाफिज़, और अगर हो सके तो सब्सक्राइब करना ना भूलें.